मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र भाग 5। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था उत्सर्जन की क्रिया विधि। उत्सर्जन की क्रिया विधि का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने पहला पार्ट परानिस्यंदन का अध्ययन कर लिया, अर्थात नेफ्रॉन के मेलपीगिकाय में केशिका गुच्छन ग्लोमेरुलस से रुधिर से छनकर आने वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदित द्रव की प्रक्रिया का हमने अध्ययन कर लिया। दूसरा भाग है उत्सर्जन क्रिया विधि का, वो है चयनात्मक अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा भाग सीक्रेशन। अब बात करेंगे दूसरे भाग की, चयनात्मक पुनः अवशोषण। ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण, इन चार पार्ट्स में पूर्ण होता है। नेफ्रॉन का जो भाग है मेलपीगिकाय, उसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ था, चयनात्मक पुनः अवशोषण, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण, इन चारों भागों में पूर्ण होगा। इसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है उत्सर्जन क्रिया विधि का सीक्रेशन यानी स्त्रावण, वो भी इन्हीं भागों में पूरा होता है। पहले हम बात करेंगे, अब बात करने जा रहे हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक जो पुनः अवशोषण होता है, उसका पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसे शॉर्ट में कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो कि हेनले के लूप और नेफ्रॉन की ग्रीवा के मध्य अत्यधिक कुंडलित नलिका है और घनाकार उपकला, इसकी जो आंतरिक सतह है वो किसकी है, घनाकार उपकला से निर्मित। घनाकार जो उपकला है ये आंतरिक सतह पर बुरुस बॉर्डर बनाती है। संरचना में हमने अध्ययन भी किया था, क्या बनाती है, बुरुस बॉर्डर। बुरुस बॉर्डर किसके द्वारा बनता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म यानी घनाकार उपकला की जो कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि बुरुस बॉर्डर बना। इससे अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। इससे क्या फायदा हुआ, ब्रश बॉर्डर से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कई गुना वृद्धि हो गई। दूसरा इसमें जो होता है सक्रिय अभिगमन, यानी जो पुनः अवशोषण जो होता है वो किस प्रकार का है, सक्रिय अभिगमन ऐसा है, सक्रिय अभिगमन प्रक्रिया किस प्रकार की है, एक्टिव रिएक्शंस होती है। और आपका ना सक्रिय जो अभिगमन है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता है ऊर्जा की, क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है सांद्रता
प्रवणता के विपरीत करते हैं। फिर यदि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन हो रहा है तो उसे कहते हैं निष्क्रिय, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भी यदि क्या हो रहा है, गमन हो रहा है, तो इससे में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ये है। ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हमने जब संरचना का अध्ययन किया था, मैंने बताया था कि उपकला की जो कोशिकाएं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी इसके लिए जो, इस प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ एटीपी के रूप में मिली सक्रिय अवयव ऊर्जा, इसीलिए मैंने वहां बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है घनाकार उपकला की कोशिकाओं में अधिक पाई जाती, यही कारण। ठीक, अब ये एक तो क्या है, भूस्फोट जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया, दूसरा क्या है, सक्रिय अभिगमन। लेकिन ये अभिगमन होता किस प्रकार से, इन यहाँ जो देखिए, जब चले थे अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ था तो उसमें उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ उपयोगी पदार्थ भी आए, उन्हें उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होना है। ये जो पुनः अवशोषण है ये वृक्कीय दहली मान के अनुसार, पुनः अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो किस पे निर्भर करती है, पदार्थों के वृक्कीय दहली मान, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, वृक्कीय दहली मान। अब ये है क्या, देखिए रुधिर में उपस्थित किसी पदार्थ की उच्चतम सांद्रता, वृक्कीय दहली मान किसे कहते हैं, रुधिर में उपस्थित किसी पदार्थ की उच्चतम सांद्रता को वृक्कीय दहली मान कहते हैं। और इसी वृक्कीय दहली मान के अनुसार ही पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। वृक्कीय रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू के आधार पर जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है उसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, उच्च वृक्कीय दहली पदार्थ, दूसरे है मध्यम वृक्कीय दहली मान पदार्थ, और तीसरे है वृक्कीय दहली मान पदार्थ। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो पुनः अवशोषण हो रहा है किसके आधार पर, वृक्कीय दहली मान के आधार पर। वृक्कीय दहली मान क्या है, रुधिर में उपस्थित किसी पदार्थ की उच्चतम सांद्रता। इस आधार पे 3 भागों में बांटे, इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
इसमें उपस्थित पदार्थ 3 भागों में बांट दी, उच्च वृक्क की देहली, मध्यम वृक्क की देहली और अदेहली। ये जो पदार्थ है इनका पूर्ण अवशोषण होगा। उच्च देहली पदार्थों का क्या होता है? पूर्ण अवशोषण। इनका कम अवशोषण और इनका नहीं। देहली मान के जो पदार्थ है इनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता, जबकि उच्च वृक्कीय का पूर्ण, मध्यम का और कम अवशोषण होता है। अब उच्च वृक्कीय देहली मान में देखो उपयोगी पदार्थ कौन कौन से? ग्लूकोज। फिल्ट्रेशन में उत्सर्जी के साथ साथ ग्लूकोज भी छन के आया था। ग्लूकोज यानी हम कह सकते हैं शर्करा। ग्लूकोज के अलावा अन्य शर्करा भी हो सकती है, ग्लूकोज, शर्करा। इसके बाद विटामिन, एमिनो एसिड्स, और फैट एसिड्स, यानी बस ये ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड्स और कौन से? यानी बस ये अंश, इनका पूर्ण अवशोषण हो जाता है किसमें? पीसीपी, जबकि अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण आयन जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस तथा ये कैसे है? मध्यम वृक्कीय देहली मान के पदार्थ। तीसरे कौन से हैं? वृक्कीय ए देहली पदार्थ। इसमें कौन कौन से आते हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल व क्रिएटिनिन, सल्फेट। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता है। इस प्रकार से पीसीटी में अवशोषण की प्रक्रिया होती है और टोटल जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन है इसका लगभग 60 से 80% था। यानी जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसमें आया है? पीसीटी में, उसमें से 60 से लेकर 80% भाग का अवशोषण इसमें हो जाता है पीसीटी में। यहां से आगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन इतना अवशोषण पूर्ण होने के बाद कहा जाएगा नेक्स्ट जो भाग है नेफ्रॉन का, कौन सा? देखो एलपीजी का, ग्रीवा, ग्रीवा के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद आता है एनले का। इसके बाद जो अवशोषण की प्रक्रिया होगी किसमें? एनले के लूप। नेक्स्ट चयनात्मक खुले अवशोषण में हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, कौन सा? हेनले का लूप। हेनले का जो लूप है उसकी जो संरचना है लगी ऐसे यू आकार, इस प्रकार की है यू आकार। इस भुजा को कहते हैं अवरोही। क्या कहेंगे? अवरोही। और इसको आरोही भुजा।
इसकी जो भित्ति है वो अपेक्षाकृत मोटी, भित्ति कैसी होती है, मोटी। ये अवरोही किसके लिए है, जल के लिए अधिक पारगम्य होती। अवरोही क्या है, जल के लिए अधिक पारगम्य है, जबकि अवरोही की स्थिति क्या है, आयनों के लिए, आयनों के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए कम पारगम्य। तो यहाँ जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का भाग आ रहा है वो होता संपरासरणीय। किस प्रकार का है, संपरासरणीय, यानी आइसोटोनिक। अरे इसकी जो भित्ति है, अन्य जो देखा उच्च देहली मान के जो पदार्थ थे उनका पुनः अवशोषण पूर्ण हो गया था, किसमें, पीसीटी वाली का पूर्ण अवशोषण हो जाता। तो यहाँ वो तो बचे ही नहीं। यहाँ मुख्य रूप से किसका अवशोषण होता है, मध्यम वृक्कीय देहली मान के जो पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण होता है हीले के रूप में। उच्च का तो किसको हो गया, पीसीटी। तो ये जल के लिए अधिक पारगम्य है, इसलिए इसमें से जल निकल के बाहर। जल के लिए अधिक पारगम्य होने के कारण क्या है, जल इसमें से बाहर आ रहा है। तो यहाँ जो परानिस्यंदित जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें से पानी बह रहा है। तो जैसे जैसे पानी बाहर आएगा तो आयनों की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उस बढ़ने के कारण यहाँ तक आते आते ये जो विलयन है हाइपरटोनिक, ऐसा हो जाएगा हाइपरटोनिक, यानी अति परासरणीय। ऐसा हो गया अति परासरणीय। क्यों हुआ, क्योंकि यहां से जैसे आगे चला तो इसकी जो भित्ति है अब वो ही हो जाए डिसेंडिंग जो आर्म्स है, इसकी जो भित्ति पतली होती है और जल के लिए अधिक पारगम्य है, आयनों के लिए कम पारगम्य। तो इसमें से जल निकला, जल निकला तो आयनों की सांद्रता बढ़ी, विलयन गाढ़ा हो गया अर्थात हाइपरटोनिक। यहाँ कैसा था, एक समपरासरणीय आइसोटोनिक था, जिसमें आयन और जल की संतुलन बना हुआ था, लेकिन यहाँ आते आते कैसा हो गया, अति परासरणीय हो गया। अब यहाँ जैसे हम असेंडिंग आर्म्स की ओर जाते हैं तो ये आयनों के लिए अधिक पारगम्य है। किसके लिए पारगम्य है, आयनों के लिए। तो यहाँ देखिए सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस सी। अब जल के लिए कम पारगम्य, आयनों के लिए अधिक पारगम्य, तो यहाँ से क्या जल तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेंगे, आयन निकलेंगे, और यहाँ आते आते वापस विलयन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। वापस कैसा हो गया, आइसोटोनिक, यानी परासरणीय, समपरासरणीय चले, पहले हाइपर, इसके बाद आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक हुआ, हाइपरटोनिक से पुनः आइसोटोनिक, समपरासरणीय विलयन होगा। कहाँ आते आते आरोही भुजा के अंत। अब यहां से आगे क्या है, डीसीपी, आरोही भुजा का जो भाग किससे जुड़ा हुआ है, डीसीपी से, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ आगे की जो प्रक्रिया। फिर यहाँ देखिए, ये ध्यान जरूर रखना है यहाँ पे किसका, मध्यम देहली पदार्थ जो अकार्बनिक लवण है और जल, इनका ही पुनः अवशोषण होता है। नेक्स्ट जो अवशोषण की बात करें हम किसमें, डीसीपी, यानी डोर्सल कुंडलित ट्यूब्स, अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका की जो संरचना है वो पीसीटी के समान, इसके समान, लगभग पीसीटी के समान ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें घुस बॉर्डर नहीं, घुस बॉर्डर एब्सेंट होता है, नहीं पाया। दूसरी बात, पीसीटी में उच्च देहली पदार्थों का अवशोषण, तो वो तो वही पूर्ण हो गया। तो यहाँ भी किसका, केवल जल का पुनः अवशोषण, क्या होगा, जल का
पुनः अवशोषण। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनः अवशोषण होता है, साथ ही यहाँ पे कुछ मात्रा में जो निस्यंदित द्रव है उसमें से कुछ मात्रा में यूरिया का अवशोषण भी होता है, जो कि मेड्यूलरी द्रव की परासरणता बनाए रखता है। यानी दूसरे को जल का पुनः अवशोषण हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, थोड़ी सी मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में यूरिया का भी पुनः अवशोषण हो जाता है। और ये जो यूरिया है कहा जाता है रक्त का जो मध्यांश से मेडुला जो भाग है, मेडुलर भाग में जो भरा हुआ कौन सा, मेडुलरी द्रव जो भरा हुआ है, उसकी परासरणता को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ मात्रा में यूरिया का अवशोषण भी हो जाता है। इसके बाद चौथा जो पार्ट है कौन सा, संग्रह वाहिनी। कौन सा है, संग्रह वाहिनी। डीसीटी के बाद यही निस्यंदित कहा जाता है संग्रह वाहिनी। संग्रह वाहिनी में भी शेष जो जल की मात्रा कुछ बच रही है उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। और इसके बाद ये विलयन थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक होने के बाद एक तरह से समझ लीजिए ये क्या बन गया, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहां हम इसमें निस्यंदित द्रव कह रहे थे पहले, अब उसे क्या कहने लग जाएंगे, यूरिन यानी मूत्र। संग्रह वाहिनी में आते जाते क्या बन गया। अब ऐसे छोटी छोटी संग्रह वाहिनियां संरचना में क्या बताया, छोटी छोटी संग्रह वाहिनियां मिलकर एक बड़ी संग्रह वाहिनी बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बेलिनाइकी डक्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, बेलिनाइकी डक्ट कहते हैं। बेलिनाइकी जो डक्ट है वो कैलिक्स के द्वारा किसमें खुलती है, पेल्विस में, यानी मूत्र वाहिनी के अग्रभाग जो कि चौड़ा भाग है कीट के समान पेल्विस, उसमें जाके संग्रह वाहिनियां खुल जाती है। इस प्रकार चयनात्मक पुनः अवशोषण पूर्ण हो जाता है। अब इसी का उत्सर्जन क्रिया विधि का तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग कौन सा है, सीक्रेशन यानी स्त्राव। तीसरा भाग कौन सा है, स्त्राव यानी सीक्रेशन। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ जैसे रंगाकण, जैसे रंगाकण यानी पिगमेंट्स, या कह सकते हैं वर्णक। क्या है, पिगमेंट्स या वर्णक। औषधियां, कुछ जो दवाइयां